आपने जो बताया कि संविधान सभा की मुद्दों की एकरूपता थी, उस पर जो वोट नहीं हुआ, उसका एक कारण ये बना कि बार बार अमेंडमेंट आते रहे और संविधान लागू होने के अगले साल से ही शुरू हो गया। नहीं, वो मैं उन अमेंडमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अमेंडमेंट्स की लाइन करते थे। जैसे एक पॉइंट आप लेके आए और मुझे ये लगा कि आपका पॉइंट में ये चीज ऐड होनी चाहिए, तो अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ हटाना नहीं होता, ऐड भी करना। उस पर भी डिस्कशन होता था कि ये चीज पॉइंट ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्टेट, जैसे मान लीजिए कोई लेके आया कि हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, मैं लेके आ गया, तो अगले दिन एक पर्सन अमेंडमेंट लेके आएगा, नो ओनली पब्लिक हेल्थ शुड बी स्टेट सब्जेक्ट, प्राइवेट हेल्थ यूनियन के पास होना चाहिए। तो यहाँ अमेंडमेंट आ गया, इस पर डिस्कशन हो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दोज अमेंडमेंट्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और फिर पार्लियामेंट जो अलग करे थे, वो अमेंडमेंट्स अलग है। जो उस समय की आइडियोलॉजी तो विरोधाभास संविधान में घुस गए, इसी के कारण की। हाँ, पॉइंट ये है कि सारी आइडियोलॉजी वाले लोग थे, तो अगर सारे आइडियोलॉजी वाले लोग थे और अगर आप मेथोडोलॉजी मेजोरिटी वाली यूज करते, तो जो आइडियोलॉजी डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। पर हमने जो मेथोडोलॉजी यूज की वो कंसेंसस, ये सारे लोग मान जाए इस पॉइंट। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज, जैसे मैंने हाउस लॉटरिंग वाला बताया, उसमें कुछ लोगों ने ये बोला था कि रिलीजन के बेस पे हाउस लॉटरिंग बैन होना चाहिए, उनका पॉइंट था। अब ये इनके आइडियाज को कैसे अकोमोडेट किया हमने, उनका ऑब्जेक्ट क्या था, हाउस लॉटरिंग बैन होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला, रिलीजन के बेस पे नहीं, इकोनॉमिक्स के बेस पे। तो वो भी खुश, इधर वाले लोग भी खुश। सो कंसेंसुअल बेस से चीजों को लाया, दैट इज अ यूनिक थिंग। आप लोग ग्रेवियर ऑस्टिन की बुक पढ़िएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, आपको लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्या आपने पॉइंट अच्छा जिक्र किया है, तो उसमें लगभग ये डिसाइड हो चुका था कि कांग्रेस जो पार्टी है, इससे लगभग इतने लोग रहेंगे, मुस्लिम लीग के भी, मुस्लिम लीग जो इंडिया में रहेंगे उसके भी कुछ लोग थे, प्रिंसली स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी। जैसे मुस्लिम लीग है तो लगभग वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन फिर भी पंडित जी, नेहरू जी को ये लगा कि नहीं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तब उन्होंने विद इन द कांग्रेस के जितने लोग जाने वाले थे उसमें भी एक स्पेशल कोटा बनाया कि एसटी एससी से इतने लोग रहेंगे, ट्राइबल से इतने लोग रहेंगे। ट्राइबल से एक बहुत फेमस पर्सन थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, 1936 ओलंपिक हॉकी जो गोल्ड मेडलिस्ट जो कैप्टन थे, वो बाद में उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, जिन्होंने ट्राइबल्स के बारे में, और एक थे जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे, लेकिन सरदार के थे, लेकिन उन्होंने ट्राइबल्स के बारे में, तो इन सबको स्पेशल कोटे के थ्रू लाया गया, क्योंकि इलेक्शन फाइट करके प्रोविंशियल इलेक्शंस में वो लोग जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। कैसे किया जाता है, दैट वाज द आइडिया ऑफ नेहरू, कि नहीं, हमें इन लोगों को भी लाना चाहिए। तो नेहरू जी अच्छे तो थे, ऐसी बात नहीं है कि उनको जनरली हम लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इन अ केस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी ही वाज अ पायनियर, इट वाज देयर। आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ दोज मेंबर्स, बट इट वाज देयर। यस प्लीज। वो दिस में भी द लास्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। ऐसे कुछ उसमें पॉइंट्स थे, ऐसे कुछ मुद्दे थे जिसमें कंसेंसस नहीं हो पाया। क्या थे? ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कंसेंसस हो ही नहीं पाए। ऐसा डायरेक्टली तो जिसके कंसेंसस, एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी भी थी कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर ज्यादा उनको सोचना नहीं पड़ा। कंसेंसस भी एक टाइप ऑफ वोटिंग है, सारे के सारे 100 लोग मान जाए, तो उनपे उनको सोचना नहीं पड़ा। कुछ चीजें ऐसी भी थी, मेजर डिसीजन कंसेंसस के बेस पे लिए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन थे जहां पर क्या होता था, मैं आपको बताता हूं।
ये जरूरी नहीं है कि 290 मेंबर्स सारे लोग उस दिन हो, क्योंकि पटेल को भारत में छोड़ना था। कन्हैया को आइडिया भी देना था पटेल को कि भारत को कैसे इंटीग्रेट करना है, तो पहले ना वो भी काम कर रहे थे, तो उनको बाहर जाना पड़ता था, जूनागढ़ संभालना, जम्मू कश्मीर संभालना है, हैदराबाद संभालना। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग हर समय प्रेजेंट रहते। तो इन द एब्सेंस ऑफ, इन सारे लोगों के एब्सेंस जो लोग बचते थे, वो उस समय डिसीजन मेजोरिटी बेस पे ले। इट वाज नॉट लाइक, क्योंकि कल को आप ये बोल सकते हो कि सर उस दिन पटेल एब्सेंट थे, ऐसे कैसे कंसेंसस तो नहीं मिला। पटेल ने तो बोल रहा था कि आप लोग अपने हिसाब से करते रहो, मैं पहले जोड़ के रखता हूं। तो कई मामलों में ऐसे मेजोरिटी डिसीजन भी लिए गए, सिंपल जल्दी जल्दी भी कुछ चीजें पास हुई है। जैसे अगर हम बात करें जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनको डिसाइड करने में इट वाज वेरी क्लियर। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन केस होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर बनती है, उस समय तक था नहीं आइडिया, लेकिन उसमें उन्होंने लिख रखा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है और उसकी अगर ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिटिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन अच्छे से कर सकता है, स्टेट या यूनियन? ऑब्वियसली स्टेट करेगा अच्छे से, क्योंकि उसके पास में। तो यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली पास हो जाता है। यहाँ कंसेंसस या इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं होती। कंसेंसस वहां जहां डिस्प्यूट फंडामेंटल राइट्स हो गए, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप, स्पेशली जितने भी फेडरल प्रोविजंस है, वहां पर कंसेंसस मेथड ज्यादा यूज। ठीक है, यस प्लीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे कंसेंस के साथ और सेमेंटिक वर्ड में अपने देश का नाम इंडिया और भारत रखा है। यस यस। तो बहुत सारे लीडर्स अभी भी अपने देश को हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने आपके इसमें भी बहुत बार हिंदुस्तान ये वर्ड आया था। तो ये वर्ड संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, या फिर इसके बारे में आपका मत क्या है? देखिए, ये वर्ड संवैधानिक नहीं है, लेकिन असंवैधानिक भी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जो हिंदुस्तान वर्ड, भारत है, हिंदुस्तान, ये सारे जो वर्ड है ब्रिटिशर्स से पहले ऑलरेडी इट वाज देयर। स्पेसिफिकली अगर हम कहें जो यहां से जो पर्शियंस या फिर जो अरब अटैक वगैरह जब हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड ये बन गया कि जो अरब के लोग थे या इस तरह के जो लोग थे, इन लोगों को एक वर्ड, एक्चुअली दिस प्लेस नोन एज द सिंधु प्लेस। सब वो लोग सब बोल नहीं पाते, सब वो लोग हा बोलते, तो इसलिए सिंधु का हो गया हिंदू, हिंदुस्तान। दैट वाज द रीजन। फिर उसके बाद ट्रेंड बन गया, क्योंकि इवन द मुस्लिम्स वर नाउ द पार्ट ऑफ द कंट्री। एक समय के बाद मुस्लिम्स भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे जितना हिंदू है, सब लोग मिलकर। लेकिन एक ट्रेंड बन चुका था कि हिंदुस्तान इसका नाम रहेगा। और इवन जब ब्रिटिशर्स आए तो शुरू के डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ये वर्ड यूज किया है हिंदुस्तान, HINDOOST है, उन्होंने भी यूज किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट चली भी थी कि इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इंडिया, इट वाज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कि इंडिया तो रखना है, स्टार्टिंग में इंडिया ही था। लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स आए, उसमें बोला गया कि भारत भी रखिए, आर्यावर्त भी रखिए, हिंदुस्तान भी रखिए, जम्बू द्वीप भी रखिए, ये बहुत सारे नाम थे, सब रखिए। लेकिन इन सब में से एक पॉइंट उन्होंने बोला कि एक पॉइंट एक हमें ऐसा लेना है, एक नाम ऐसा लेना है जो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करे। और इन सब में से जो सिविलाइजेशन को, ओल्ड सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो दैट इज द ओनली नेम भारत। क्योंकि हिंदुस्तान वर्ड कब आता है? 15th और 16th और 14th AD के बाद। वो पुरानी सभ्यता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पुरानी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ओनली भारत वॉज द वर्ड जो ओल्ड सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्वेश्चन किसलिए आता है? आप लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो हमारा प्रियम्बल का बेस है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अगर आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया था नेहरू ने, आई थिंक 13 दिसंबर 1946 को, उसमें लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो लोग भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत वाज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी देयर। इसलिए हमारे एनसीईआरटी की बुक में ये जो पॉइंट लिखा था, भारत की खोज किसने की?
किसने कि 1600 में लिखा रहता है, वो 1600 में कौन आया था? वास्को। इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग क्वेश्चन। भारत की खोज किसने की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रही है कि भारत इज अ ओल्ड सिविलाइजेशन, इट वाज ऑलरेडी देयर। और एनसीईआरटी बोलती है कि भारत की खोज 1600 सदी में वास्को डी गामा ने की। तो दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग क्वेश्चन एंड रॉन्ग फैक्ट। हमें इसका भी विरोध करना है, ठीक है? दैट्स व्हाई भारत वाज इंक्लूडेड, बिकॉज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बोलता है? ओल्ड सिविलाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन। और ओल्ड सिविलाइजेशन को बेटर वे में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत, न कि हिंदुस्तान। दैट इज द बेसिक रीजन। कई लोगों ने बोला था हिंद भी रखा जाए, ये भी रखा जाए, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, क्योंकि आजादी में ये वर्ड बहुत यूज होता है, जय हिंद, ये सारी चीजें। लेकिन भारत इज एन इंक्लूसिव वर्ड, इसमें सब कुछ आ जाता है। दैट इज द रीजन। Swaha from my side. Thank you. Thank you, sir, for educating us. This was totally new information for us. As you shared, it is not in our syllabus. Now we are even more interested to know about Constitutional Assembly, its proceedings, debates, which were involved. It is Constituent Assembly. It's not Constitution Assembly. Constituent Assembly, its proceedings, debates, which were involved. 2015 में जब मैंने LLM में एडमिशन लिया था, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलता था। पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मुझे सिखाया कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इट्स अ माइनर प्रॉब्लम, पर हमें पता होगा। ठीक है। Thank you. Now I would like to call upon stage Vijay sir to present vote of thanks. Thank you, sir. So, morning to till afternoon. So, I would like good afternoon to everyone to gather on this special occasion of the Constitutional Day. I would like to present the vote of thanks. So, it's my matter to the pride for me. I get a chance to thank to everyone here present here. So, on the behalf of my college, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Sir Vikramaditya, who has spared from his busy schedule to grace this occasion. So today we had an opportunity to hear their thoughts, their conceptual clarity, conceptual subject matter relating to the topic, the Constitutional Assembly of India, ideological molding and methodologies. So, this will be very helpful in future to all of us. Then, I would like to extend my vote of thanks to our Honorable Chairman of the Janardhan Bhagat Shikshan Prasarak Samstha, Sri Ramsher Thakur sir. Then, I would like to extend vote of thanks to the Vice Chairman of the JPPSC of the Mr. Bharati Deshmukh sir. Then I would like to thank Honorable Secretary of JPPS Samstha, Dr. S.T. Gadesh sir. Then also I would like to thank to all the management of the Janardhan Bhagat Shikshan Prasarak Samstha. Then I would like to also thank to my vote of thanks to our Honorable IC Principal, Mrs. Dhanashri Kadam ma'am. Then also the faculty coordinator, Ms. Sangapriya Shere ma'am. And I would like to also vote of thanks to the all teaching and non-teaching staffs. And now come to the volunteer. I would like to also extend the vote of thanks that volunteers are Ms. Ramani, Chaitani, Avantika, Advait, Aryan, Yashashwani, Apurva, Shabnam, Vaijanti, Vaibhavi, Ami, Priya, Pranali, Vijay, Vankade sir, Rohit sir, Sachin sir, and Sandeep sir. Now, not the last but not the least, I would thank to all my fellow classmates, colleagues who would be present for this beautiful occasions of the Constitutional Day. And without your participant, this event will not be success.
So I would like to extend my word of thanks to all of you, and thank you very much. Thank you, Vijay sir. Now I would like to request you all to stand up for the national song. शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमिता धूमधुरशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय। Thank you everyone for attending.